नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिशन गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। ज्ञान सागर संस्थान का ही प्लेटफॉर्म और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन यहां पर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग हल कर रहे हैं और उसमें जीएस आपको हल करवा चुके हैं। हिंदी का ये वीडियो यहां पर आप देख रहे हो। 30 से 32 प्रश्नों का हिंदी की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो भैया मेरे, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर बहुत कम कर रहे हो, मजा नहीं आ रही पढ़ाने में। ठीक है, चलेगा, फिर भी पढ़ाएंगे तो ही है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? पहला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो मानक भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। अब देखिएगा, मानक भाषा वो भाषा होती है जो सभी के लिए मान्य है, जो सभी के द्वारा मान्य है और सबसे ज्यादा प्रचलन में है। तो जो मानक भाषा है, हिंदी की जो खड़ी बोली है, मानक भाषा क्या है? हिंदी की जो खड़ी बोली है वो मानक भाषा कही जाती है। जो मानक हिंदी हम लोग कहते हैं, जो हम लोग मानक हिंदी कहते हैं, वो खड़ी बोली है। जैसे कि हिंदी की 18 से जो 20 बोलियां हैं, जो हिंदी की 18 बोलियां हैं, उनमें से एक बोली है खड़ी बोली, जो सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंदर विकसित हुई है। अब खड़ी बोली जो है, इसका केंद्र मेरठ और दिल्ली के आसपास का है। अब ये जो खड़ी बोली है, इसे बच्चों मानक हिंदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मानक। जैसे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये खड़ी बोली ही है, ठीक है, और यही क्या? मानक हिंदी। तो मानक भाषा वो भाषा जो शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा है, जो सभी लोगों के द्वारा मान्य है और जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, वो मानक भाषा यहां पर कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा में त वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है? देखो, वर्णमाला में जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो टा वाली लाइन है ना, ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, तो जो टा ध्वनियां हैं, ये किसकी देन है? द्रविड़ भाषाओं की देन है, तिब्बती भाषाओं की देन है, लैटिन भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये ध्वनियां हैं, ये द्रविड़ भाषाओं की देन है। द्रविड़ भाषाएं जो भारत के दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे तेलुगु है, जैसे कन्नड़ है, मलयालम है, तो ये सारी द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाएं आती हैं। और इनका जो टा वर्ग की ध्वनियां द्रविड़ भाषा परिवार से ही क्या है? उन्हीं की देन है, उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वज्रबुली, वज्रबुली के नाम से कौन सी बोली है, कौन सी भाषा? वज्रबुली किस भाषा को कहा जाता था? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला? कौन सी भाषा वज्रबुली कहलाती है? ठीक है, ब्रजबुली। तो जो पुरानी बांग्ला भाषा है वो ब्रजबुली भी कही जाती थी, जो पुरानी बांग्ला भाषा है। अब जो ब्रजबुली है ना, एक काव्य भाषा है उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है, उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों में इसका जो आप देख लीजिएगा, ब्रजबुली जो है एक काव्य भाषा। पहली चीज तो क्या देखोगे? एक काव्य भाषा है। और ये कहां पर? तो उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों में, उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेश, जो उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेश है, मिथिला, बंगाल, असम, उड़ीसा, पूर्वी भारत के कौन कौन से? मिथिला हालांकि आज भारत में नहीं है, जो नेपाल की जो क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ, मिथिला हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, और उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, ये भाषा इन जगहों पर बोली जाती थी वज्रबुली। और जो वज्रबुली है, इसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन। तो वज्रबुली जो है 15वीं से 19वीं शताब्दी, 15वीं से 19वीं शताब्दी तक वज्रबुली लैंग्वेज में पद्य यानी कि छंद मिलते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, भक्ति काल का जो समय था, उसमें जो श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे, वो वज्रबुली का प्रयोग करते थे। वज्रबुली बांग्ला भाषा से बिल्कुल मिलती जुलती थी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी बांग्ला। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, जरा बताइए। आयोगवाह किसको कहते हैं? अंग और आहा, ये दोनों क्या है? आयोगवाह कहते हैं। अंग को बच्चों क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और आहा को बच्चों कहा जाता है विसर्ग।
आयोगवाह का मतलब होता है जिनका वहन कोई न करे। आयोगवाह का मतलब है जिनका वहन कोई ना करे, जिनका वहन कोई ना करे, यानी कि जो न स्वरों में आते हैं और जो न व्यंजन में आते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग स्वरों के साथ भी होगा, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग व्यंजन के साथ भी होगा, ऐसे अक्षर आयोगवाह कहलाते हैं। आयोगवाह को, अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह नाम देने वाले आचार्य हैं आचार्य किशोरी दास। ठीक है, तो अंग और आह क्या है? आयोगवाह है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन कौन सा है? हिंदी में घोष और अघोष ध्वनियां होती हैं, घोष या सघोष। ठीक है, देख लीजिएगा, घोष और एक क्या है? अघोष। कौन कौन से होते हैं? तो घोष और अघोष किसे कहा जाता है? सबसे पहले हिस्सों, घोष कौन कौन से अक्षर होते हैं? 3, 4, 5। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, साथ में अंतस्थ व्यंजन और सभी प्रकार के स्वर। अघोष में क्या आता है? अघोष में आता है पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और क्या आता है? आप तीनों शाह की बात कर लेंगे, तीनों शाह, ये अघोष है। तो आप देख लीजिएगा, अघोष में आपको सा मिल गई ना, तो इसका आंसर ये हो गया। ये क्या है? सा है। बाकी जो ऊपर चीजें लिखी हैं ये घोष हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अब क ख ग घ अंग की बात करें, जैसे क ख ग घ अंग, का और खा यहां पर घोष है। का और क्या है? पहला और दूसरा क्या है? घोष। तीसरा, चौथा और पांचवा ये बच्चों है अघोष। हमारे जो स्वर होते हैं सारे अ से लेके औ तक, अ इ उ ऊ री ए ओ औ, ये सब बच्चों क्या होते हैं? घोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या र ल व, ये बच्चों क्या होते हैं? घोष होते हैं। लेकिन सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर तथा तीनों जो स होती हैं ये क्या? अघोष कहलाती हैं। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि स। क्वेश्चन में बच्चों 6वां लेते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? हिंदी भाषा में वर्ण और अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होंगे? स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद फिर बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द इनमें तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा, कौन सा शब्द यहां पर तद्भव है? ठीक है, कौन सा शब्द यहां पर तद्भव है? क्वेश्चन कुछ यहां पर गड़बड़ है क्या? ठीक है, देखिएगा कौन सा शब्द तद्भव है। हाँ, तो कौन सा तद्भव है? डी, भंवरा। भंवरा शब्द तद्भव है। और भंवरा का तत्सम क्या है? भंवरा का तत्सम है भ्रमर। भंवरा का तत्सम है भ्रमर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और भंवरा यहां क्या है? तद्भव है, बाकी सारे तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है दीठी का तत्सम रूप क्या है? दीठी का तत्सम रूप क्या है? अब देखिएगा, अवधि में दृष्टि को क्या कहते हैं? दीठ कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत हो गए, कोई बात नहीं, ये सारे ऑप्शन हटा दीजिएगा, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। दीठ का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? दीठ का तत्सम रूप बच्चों होता है दृष्टि। दीठ का तत्सम रूप क्या होता है? दृष्टि होता है। ठीक है, अवधि भाषा में दृष्टि को दीठ कहा जाता है। अवधि भाषा में दृष्टि को क्या कहा जाता है? दीठ कहते हैं, यानी कि रहे एकटक दीठ लगाई। ठीक है, बैठ रही एकटक दीठ लगाई, मतलब कि एकटक होकर देखती जा रही है। दीठ माने दृष्टि। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अवधि भाषा में सारी चीजें अर्थ अलग अलग होते हैं। तो दीठ का मतलब यहां पर क्या है? यानी दृष्टि। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? किसमें उपसर्ग लगा हुआ है? कपूत, सुशासन, और देखिएगा ये यहां पर उपसर्ग तो 3 शब्दों में लगा है, लेकिन ये कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? क्या है? यहां पर 3 ऑप्शन में उपसर्ग लगा है, लेकिन आपको ये बताना है कि हिंदी उपसर्ग कौन सा है। ये आंसर हो जाए कपूत। कपूत में का उपसर्ग लगा हुआ है और का हिंदी का उपसर्ग होता है। जबकि सुशासन में जो शु लगा है ये संस्कृत का है। आमरण में जो आ लगा है ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। तो आ और शु संस्कृत के उपसर्ग हैं। कपूत में जो क लगा है वो हिंदी का उपसर्ग है। यही आपको आंसर बताना था। फिर लिखा है छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? इत, ल, आवट, यानी यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा।
ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ये यहां पर भी ऑप्शन गलत हो गए भाई, ठीक है। छलिया इया सही हो जाएगा, पठनीय ई सही हो जाएगा, कहानी आनी, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन गलत है चारों, यहां पर देख लीजिएगा। इया पठनी में क्या है, ई कौन सा ई उपसर्ग है, और कहानी में कौन सा आनी प्रत्यय, सॉरी, ठीक है। छलिया में इया प्रत्यय है, पठनीय में ई प्रत्यय है, कहानी में आनी प्रत्यय है। तो ये ऑप्शन यहां पर नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के, या फिर अर्थ के। उद्देश्य और विधेय जो है वो बच्चों वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके दो अंग हैं? वाक्य के। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और एक होता है विधेय, ठीक है। अंग्रेजी में जिसको आप कहते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। उद्देश्य में क्या आता है? कर्ता और कर्ता का विस्तार। विधेय में आता है क्रिया और क्रिया का विस्तार। यानी कि किसी भी वाक्य में कर्ता उद्देश्य कहलाता है और कर्ता का विस्तार भी क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। कर्ता के अलावा जो भी चीजें बचती हैं पूरे सेंटेंस में वो सब विधेय कहलाती हैं। जैसे कहा जाए कि मोहन बाजार जाता है, मोहन यहां पर उद्देश्य है, जाता ये विधेय है, बाजार जाता ये भी क्या विधेय है, ठीक। क्योंकि ये क्या है? ये क्रिया का विस्तार है। क्रिया के साथ साथ कर्म जो होता है वो भी क्या कहलाता है? वो भी विधेय कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। अंग्रेजी में इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। अगला सेंटेंस देखिएगा, इसमें उद्देश्य ही पूछ दिया आपसे कि लिखा है कि तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब यहां पर हमने कहा था कि जो वाक्य का कर्ता होता है वो ही उद्देश्य कहलाता है। यहां पर कर्ता कौन है भाई? कर्ता वो होता है जो कोई काम करता है। यहां पर छक्के लगाने का काम कौन कर रहा है? तेंदुलकर। यानी तेंदुलकर यहां पर बच्चों करता है और यही विधेय है, यही सॉरी उद्देश्य है। बाकी जो बचा कि 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, ये बच्चों विधेय हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जो वाक्य का कर्ता है वो बच्चों उद्देश्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आता है 13, और यहां पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प। सभी को पता है मृत्यु होती है, ना कि मृत्यु होता है। कहते हैं उसकी मृत्यु हुई, कहा जाता है उसका मृत्यु हुआ नहीं कहते। मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इस वाक्य में कारक बताना है आपको। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कर्ता कारक है, करण है, संप्रदान है, या फिर कर्म। कारक चिन्ह सभी को पता है, कहते हो ना कर्ता ने, फिर क्या कहते हो? कर्म को, फिर कहते हो करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए। अब बताओ यहां पर कौन सा कारक है? तो इस हिसाब से तो आप देखो ने भी है और आप देखो को भी है, तो आप क्या कहोगे? दोनों कारक है? नहीं, यहां पर आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिएगा हम आपको बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक तब होता है जब वाक्य में की जाने वाली क्रिया, यानी कि जब वाक्य में की जाने वाली क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो जो डाकुओं को भगाया, भगाया किसको? भगाया किसको गया? डाकुओं को। तो यानी कि यहां पर जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कर्म भी दिया हो वो कर्म कारक होगा। भले ही यहां पर चिन्ह ने लिखा है, कोई बात नहीं, प्राथमिकता कर्म कारक को दी जाएगी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो कहो यहाँ पर 7 नहीं लिखा है, वरना सहालक का समय चल रहा है, भावनाओं बह के कहने की 7 वचन होते हैं, ठीक है। 7 वचन नहीं होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों आता है 16, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। दिन, आंख, विज्ञान या फिर घोड़ा, ठीक है। अब देखिएगा, दिन, देखो रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसको तोड़ने पर उसका कोई अर्थ ना निकले। जिस शब्द को तोड़ने पर उसका कोई अर्थ ना निकले वो कहलाता है रूढ़ शब्द, और जिसका अर्थ निकल आए वो होता है यौगिक। जिसका अर्थ निकले और साथ में तीसरा अर्थ भी निकल आए वो होता है योग रूढ़। यहां पर देखो दिन, इसको अगर तोड़ देंगे दी और ना, दोनों का कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये रूढ़ है। आंख,
ये भी रूल रहेगा क्योंकि इसको तोड़ने पर कोई मतलब नहीं। विज्ञान, इसको तोड़ते हैं। अब देखिएगा, ये आपका जो विज्ञान, वी यहां पर उपसर्ग है, ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाकर ही विज्ञान शब्द बना है, मतलब ये यहां पर क्या है, रूढ़ शब्द नहीं है। बाकी अगर घोड़ा की बात करो तो ये भी रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, योग रूढ़ शब्दों की पहचान कीजिए। घर, मुंह, पीतांबर या फिर सामाजिक। अभी हमने कहा योग रूढ़ वो होते हैं जो यौगिक होने के साथ साथ क्या होते हैं, यौगिक होने के साथ साथ तीसरे अर्थ की बात करते हैं। माने यहां पर पीतांबर आंसर सही हो जाएगा। पीतांबर कहते हैं पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, तो तुरंत यहां पर बात आती है पीला है अंबर जिसका, तो कहते हैं भगवान विष्णु या फिर पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण। देखिएगा दो शब्द हैं, पीत और अंबर। पीत का मतलब पीला, अंबर मतलब क्या है, वस्त्र। तो दो शब्द हो गए, अर्थ भी हो गया, लेकिन साथ में तीसरे व्यक्ति विशेष की बात हो जाए तो यहां पर क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। और योग रूढ़ वाले शब्दों में क्या होता है, समास कौन सा होता है, समास होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। वह आजकल दिल्ली में नहीं है। इसमें रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द ये है आजकल, वह आजकल दिल्ली में नहीं है। रेखांकित शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। आंसर हो जाएगा ये क्या है, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के क्या लिखा, दिल्ली में है। अब देखिएगा क्या बताता है, स्थान बता रहा है। क्रिया विशेषण चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है स्थानवाचक, एक होता है आपका कालवाचक, एक होता है परिमाणवाचक और एक होता है रीतिवाचक। तो ये आपका कौन सा है, स्थानवाचक है। ठीक है, आजकल दिल्ली में नहीं है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, वह अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन कौन है। ऐसा आपको सर्वनाम बताना जो एक वचन है और अन्य पुरुष में आता है। देखिएगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उनमें सबसे पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से बढ़ जाता है, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है द्वितीय पुरुष और एक होता है तृतीय पुरुष। यानी कि इनको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष में बच्चों आता है मैं, एक वचन होता है। ठीक है, इसका बहुवचन हम होता है। द्वितीय मध्य पुरुष में क्या आता है, तू आता है, इसका बहुवचन तुम हो जाता है। अन्य पुरुष में बच्चों 2 चीजें आती हैं, यह और वह, इनके बहुवचन होते हैं ये और वे। अब आप पहचान सकते हो आसानी से कि अन्य पुरुष सर्वनाम संबंधित एक वचन कौन सा है, वह का बहुवचन है वे, लेकिन आंसर आपसे एक वचन का पूछा था। इसलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं 20। यह साड़ी नई है, वाक्य में शब्द है। वाक्य में नई शब्द क्या है, वाक्य में नई शब्द क्या है बताना है आपको। सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है। बच्चों साड़ी नई है, साड़ी यहां पर है संज्ञा, साड़ी बच्चों यहां पर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, साड़ी की विशेषता बता रहा है कि वो नई है, इसलिए बच्चों ये हो गया विशेषण। साड़ी नई है, साड़ी के विषय में बात कह रहा है कि साड़ी नई है, साड़ी पुरानी है, यानी ये नई या पुरानी जो भी है ये क्या है, ये आपका विशेषण है। और जब विशेष के, अब यहां पर जो साड़ी है ये क्या कहलाएगा, साड़ी यहां पर बच्चों विशेष कहलाएगा। यानी कि जब विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो वो आपका विधेय विशेषण कहलाता है, और जब विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले हो जाए तो वो बच्चों विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर है विशेषण, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21 लेते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है। जूतम पैजार, लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी या किसी वस्तु की बहुतायत। बहुतायत मतलब ज्यादा हो जाना। तो बच्चों जूतम पैजार का मतलब है लड़ाई झगड़ा होना। कहते भैया वहां जूतम पैजार हो गया, क्या कहते, कहते जूतम पैजार मच गया, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो कहीं पर लड़ाई झगड़ा की बात हो तो क्या कह दोगे, जूतम पैजार, मतलब जूता चल गए। ठीक है, जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा, तो इसी में प्रयोग आएगा, जूतम पैजार चल गए, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 22। तू डाल डाल मैं पात पात, ये यहां पर डाल जाल लिखा लेकिन डाल डाल होता है। तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे कर, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो आंसर हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। कहते हैं तुम अगर
शेर तो हम सवा शेर, यानी कि जो है इसी प्रकार के उदाहरण बन जाते हैं। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। यहां पर आपने बताना है अलंकार। यहां पर क्या बताओगे, यहां पर आपको अलंकार बताना है। ठीक है, और इसको पढ़िएगा। क्या लिखा है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब इसको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर यहां पर जो है उपमा अलंकार है। तो पहले हम आपको आंसर बता देते हैं, यहां पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है, जरा इस बात को समझ लीजिएगा। देखिएगा, रूपक अलंकार होता क्या है। रूपक अलंकार कहता है कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। इसका मतलब क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, इसका मतलब क्या है, उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रह जाए। उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, उपमेय और उपमान में कोई जब अंतर न रह जाए, अंतर ना हो, तो उसे बच्चों कहते हैं रूपक अलंकार। अब यहां पर देखो लिखा है अंबर पनघट में, ये देखिएगा इस कविता का शीर्षक है गीत, इस कविता का शीर्षक है गीत, और ये कविता बच्चों है जयशंकर प्रसाद की। ये कविता किसकी है, जयशंकर प्रसाद की गीत शीर्षक की रचना है। और ये शुरू कहां से होती है, एक लाइन है बीती विभावरी जागरी। ठीक है, सुना होगा बीती विभावरी जागरी, तो बीती विभावरी कविता की पहली लाइन है और ये गीत टाइटल है। अब देखिएगा यहां पर कहा जाता है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी कि अब देखिएगा इसको पूरी कविता पहले अगर हम आपको बताएं, अगर सुनिएगा, जयशंकर प्रसाद कविता है, एक ही बहुत ही प्यारी कविता है। ठीक है, देखिएगा यहां पर कैसे सुनिएगा, कहा जाता है कि बीती विभावरी जागरी। ठीक है, और कविता कौन सी ने बताई, जयशंकर प्रसाद की गीत नामक शीर्षक है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये कविता उस समय की है जब एक सखी अपनी दूसरी सखी को सुबह सुबह का समय है और वो जगा कर कहती है बीती विभावरी जागरी, अरे सखी जागो, विभावरी मतलब क्या, रात बीत गई है, अंबर पनघट में डुबो रही, यानी कहते हैं कि अंबर रूपी, ठीक है, अंबर रूपी जो पनघट है उसमें तारा घट उषा नागरी, यानी कि उषा सुबह सुबह जो रूपी जो है वो क्या कर रही है, तारा घट यानी कि तारा रूपी जो है घड़े को डुबो रही है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि अंबर और पनघट, अंबर को मान लिया पनघट के समान, तारे को मान लिया घड़े के समान, उषा नागरी सुबह को जो है मान लिया किसके समान, आसमान के समान। तो वही कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा है, किस्मय का अंचल डोल रहा है, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रसगारी, अंधेरों में राग आनंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। ये यानी कि यहां पर कविता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यहां पर रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि कह रहे हैं कि अंबर रूपी पनघट में क्या डुबो दिया है, तारा रूपी घड़ा। तो अंबर और पनघट के बीच में कोई अंतर नहीं रहा, तारे और घड़े के बीच में कोई अंतर नहीं रहा, उषा और नागरी के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है, तो जब रूप उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रहे उसे यहां पर क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है। बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कई बार इसको यमक अलंकार भी मान लिया जाता है, तो वो कई बार मतभेद होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, 5 में से तीसरा भेद है लाटानुप्रास अलंकार। यहां पर लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार जो होता है बच्चों वो यमक का उल्टा होता है। लाटा अनुप्रास अलंकार यमक का उल्टा होता है। देखिएगा यमक अलंकार में जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, जैसे कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी, तो कहा गया एक कनक का मतलब गेहूं और एक कनक का मतलब क्या, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा। गेहूं भी होता है लेकिन यहां पर नहीं है, सोना और धतूरा 2 अर्थ हो गए अलग अलग।
तो जहां पर दो शब्द हो, एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक होता है। लेकिन बच्चों लाटानुप्रास में क्या होता है, अर्थ तो एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है, लेकिन बच्चों भावार्थ बदल जाता है। वहां पर अर्थ नहीं, भावार्थ बदलता है। कहां पर, लाटानुप्रास में। इसे क्या कहा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर मनुष्य शब्द का मतलब तो वही इंसान ही है, लेकिन अलग कैसे हो गया, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी भावार्थ बदल दिया है। एक मनुष्य का मतलब यहां पर इंसानियत है, और एक मनुष्य का मतलब यहां पर जो है मनुष्य इंसान। तो इंसान वही है जो इंसानियत के लिए मरे। तो शब्द तो एक ही था, अर्थ मनुष्य का मतलब ये था, मगर भावार्थ बदल गया, इसलिए यहां पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, वर्णो रघुबर विमल जस। अब देखिएगा, ये है असल में जो है दोहा, ये है असल में दोहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। हनुमान चालीसा के जो है दोहा है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसी लाइन से। अब आप सभी जानते हो दोहा का विपरीत होता है सोरठा छंद। तो इस दोहे को क्या किया गया है, इस दोहे को पलट दिया है, तो इसका आंसर सोरठा हो जाएगा। क्योंकि जो दोहा होता है, जो दोहा छंद होता है, उसमें 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। जबकि इसके ठीक उल्टा सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो जो दोहा छंद है उसी को अगर आप उल्टा कर दें तो वो सोरठा हो जाता है, इसलिए इस चौपाई को उल्टा करके यहां पर लिख दिया है। हालांकि ये ऐसा जो है बनाना चाहिए, क्योंकि वो दोहा है और वो अपने सही रूप में लिखना चाहिए, इसको बिगाड़ कर नहीं लिखना चाहिए। अब प्रैक्टिस सेट वालों को क्या है ना, इनको सोरठा मिला नहीं होगा, बहुत सारे सोरठा हैं, कोई भी एक सोरठा आप उठा सकते हैं। पंग उचढ़ है गिरवर कहन, ठीक है, ये भी तो आप पढ़ सकते हो, पंग उचढ़ है गिरवर गहन वाला। एक यानी जो है जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी क्या करता है, जब ईश्वर की भक्ति हो जाए, उसकी जो ईश्वर का आनंद मिल जाए उसको, तो वो भी क्या कर सकता है, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ सकता है। ये सारी चीजें हैं। फिलहाल यहाँ पर सोरठा छंद है। क्वेश्चन नंबर बच्चों लेते हैं अगला, 26 नंबर क्वेश्चन है, और लिखा है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित पंक्तियों में संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्तियां ये 4 लिखी हैं। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुन जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। यानी कि यहां कह रहा है कि मेरा मन अनंत है, सुख कहां पा सकता है। ठीक है, जैसे कोई पक्षी जहाज पर से उड़ेगा, पानी का बहुत बड़े समुद्र है और उस समुद्र में एक पानी का जहाज है, वो पक्षी बेचारा उड़ा और दूर दूर तक कोई उसको जो है बैठने की जगह स्थल नहीं मिला। तो छोटा सा पक्षी था, समुद्र में पानी की जहाज में बैठा था, दूर दूर तक उड़ के गया, जब कहीं कोई उसको पेड़, कहीं कोई जगह, कोई टापू, कोई द्वीप नहीं मिला, घूम फिर कर थक हार कर फिर वापस उसी जहाज पर बैठ गया। ठीक है ना, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कह रहे हैं ईश्वर ऐसे ही मेरा मन भी है, कहीं पर भी भटक ले, पूरी दुनिया संसार घूम लेगा, लेकिन आखिरी में अंत में वो ईश्वर में ही आके मिलेगा, अंत में मन ईश्वर में ही लग जाएगा। यहां पर अगर अलंकार पूछ देता है, रस पूछ देता है, तो यहां पर रस जो है ना, वो जब शांत रस यहां पर हो जाता है। और अगर अलंकार यहां पूछ देता है कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, हालांकि यहां पर आपसे अलंकार ही पूछ रहा है। कमल नयन में अलंकार कौन सा है, कमल नयन को छाड़े महात्म, यानी कि जो कमल के समान आंखों वाले भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, उनको छोड़कर किसी और देव को कैसे ध्या सकते हैं। कमल नयन, तो कमल के समान नयन, रूप, यहां पर उपमा अलंकार होना चाहिए था, लेकिन ऐसे प्रस्तुत किया गया कमल नयन, यानी जैसे कमल ही नयन है या नयन ही कमल है। जब अंतर न पता चले कमल और नयन के बीच में, तो बच्चों रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इसकी हमने व्याख्या की थी इसके पहले। अगला क्वेश्चन बच्चों लेते हैं 27। छंद कितने प्रकार का है। छंद जो है बच्चों 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं छंद, मात्रिक, वाणिक और एक होता है मुक्तक छंद। हालांकि एक वाणिक वृत्त भी होता है जो कि सिलेबस में नहीं आता है। तो मात्रिक छंद, वाणिक छंद और मुक्तक छंद, ये आपके 3 छंद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों नंबर 28 है, और कह रहा है कि साहित्य लहरी इसके रचयिता बताना है। साहित्य लहरी बच्चों सूरदास के द्वारा लिखी गई है। साहित्य लहरी किसके द्वारा, तो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी पुस्तक के लेखक कौन। ध्रुव स्वामिनी पुस्तक के लेखक कौन। ध्रुव स्वामिनी पुस्तक के लेखक हैं
जयशंकर प्रसाद, और ये ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का क्या है, एक नाटक है, ध्रुव स्वामिनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद का गुप्त काल के ऊपर, उस समय की व्यवस्थाओं पर, इतिहास को वर्तमान से जोड़कर लिखा गया था। ये रानी केतकी की कहानी, ये जो है इसका रचयिता कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या फिर इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी कहानी रचयिता है मुंशी इंशा अल्लाह खां। ठीक है, तो आज के ये 30 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका समाप्त होता है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जीएस और हिंदी दोनों ही क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, 38 और 30। ठीक है, 68 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको करा चुके हैं। अगले वीडियोस में हम आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कोई डाउट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। जय हिंद, जय भारत।